Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 29th March 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ spurred to 6.7% in February. अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट हियर कोर सेक्टर. व्हाट आर द कोर सेक्टर? अब देखिए, हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं. वेरियस टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बट उसमें से हमने कुछ जो सेक्टर्स हैं और कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें हमने कोर सेक्टर माना है. क्यों माना है? क्योंकि वो जो कोर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर जो अदर आपकी इंडस्ट्रीज़ है और जो अदर सेक्टर है, एक तरीके से हम देखते हैं उनका इंटरलिंक होता है और डिपेंडेंस होती है. अब कोर सेक्टर में क्या होता है? अगर ग्रोथ होती है, इट मीन्स आपके जो ओवरऑल जो उस सेक्टर से यहाँ पर लिंक अदर सेक्टर से, वहाँ पर भी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज कोर सेक्टर. यहाँ पर टोटल अगर हम बात करते हैं 8 कोर सेक्टर्स हैं. अभी हम इसके बारे में बात करेंगे. सो अभी ये जो न्यूज़ है इसके बारे में देख लेते हैं. सो डबल डिजिट अपट्रिक इन कोल, नेचुरल गैस एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज लीड्स टू 3-month high levels. However, the production of fertilizers fell 9.5% to record the sharpest कॉन्ट्रैक्शन सिंस मई 2021. अब देखिए, यहाँ पर हम कोल की बात करें, नेचुरल गैस एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है? डबल डिजिट यहाँ पर हमें अपट्रिक देखने को मिला है. इससे मतलब कि आप यू विल सी हियर कि इसमें यहाँ पर जो डेटा है आपका, जो प्रोडक्शन सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है. बट इफ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन है उसमें 9.5% क्या दिखा है? हमें यहाँ पर फॉल डाउन देखने को मिला है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अभी जो यहाँ पर 8 कोर सेक्टर, देखिए, द आउटपुट ग्रोथ ऑफ इंडियाज 8 कोर सेक्टर रोज टू अ 3-month हाई 6.7% इन फरवरी. तो फरवरी में हमने ये देखा कि हाँ, अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे जो 8 कोर सेक्टर की हम बात करें उसमें हमें राइज देखने को मिला है. अब ये जो पूरा जो डेटा होता है वो किस में आता है? आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आता है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. सो एज द ICI has weightage of slightly over 40% in the index of industrial production, जिसे हम IIP भी कहते हैं. Economists expect industrial output growth to recover from the 3.8% uptick recorded in January. अब देखिए, हम यहाँ पर आपके पास 2 टर्म आ जाते हैं. पहला क्या? IIP. दूसरा यहाँ पर आता है कोर सेक्टर. ठीक है, अब इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. अब ये आपका कंटिन्यूसली न्यूज़ में है, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्म्स एंड थिंग्स. नाउ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? सो इट इज़ एन इंडिकेटर. व्हाट इज दिस? ये इंडिकेटर है. यहाँ पर आपका डेटा आता है, NSO के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है. आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इसको इम्प्लीमेंट करती है. ओके, सो ये क्या करता है? आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, एक गिवन टाइम पीरियड होता है, इसमें हर महीने इसका पूरा आपका एनालिसिस होता है. तो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स हैं इनका गिवन टाइम पीरियड में कितना प्रोडक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल जनवरी में, अगर यहाँ पर जनवरी और फेब का हम मैच करें तो हर महीने का इसमें डेटा आता है. तो जनवरी में कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आपको यहाँ पर फेब में देखने को मिलता है, फिर मार्च में हम देखते हैं. सो इस तरीके से ये क्या करता है? इन सारी चीज़ों को मेजर करता है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ओके, इट इज़ अ composite indicator that measures the growth rate of industry groups classified under broad sector, namely mining, manufacturing and electricity. अब इसका जो बेस रेट है ये आपको पता होना चाहिए. सो IIP का बेस रेट क्या है? 11 and 12. 2011 and 12 को हम बेस रेट मानते हैं. अब देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं, इफ वी आर सेइंग दिस, कि हमारे कोर सेक्टर में क्या हुआ है? आपका ग्रोथ हुई है. तो ग्रोथ कैसे हुई? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ग्रोथ कैसे हुई, हम किसी चीज़ से जब कंपेयर करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है. सो हमने एक बेस रेट रखा है कि 2011 और 12 में हम देखेंगे कि सीमेंट इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई थी, और हम अब 2014 में देखेंगे, 2013
2024 में देखेंगे कि यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री में अब कितनी ग्रोथ हो रही है। सो इस तरीके से यहाँ पर कंपैरिजन होता है और उस कंपैरिजन के बेसिस पर हम बताते हैं कि या तो ग्रोथ हो रही है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, अब इसका हम बात करते हैं। सो दीज कंप्राइजेस 40.27% ऑफ द वेट इन ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो इसमें 8 कोर सेक्टर आपका देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनका वेटेज है। जैसे कि सबसे पहले रिफाइनरी और जो प्रोडक्ट्स हैं इनका सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सबसे पहले ये, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसका यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज यहाँ पर कम है। तो ये आपकी टोटल 8 कोर सेक्टर है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये IIP का यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो पॉलिसी मेकिंग के पर्पज से क्या करते हैं, इसका डेटा यहाँ पर यूज करते हैं। सो IIP रिमेन्स एक्सट्रीमली रिलेवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वार्टरली एंड एडवांस GDP एस्टिमेशन। तो यहाँ पर जो आपका GDP एस्टिमेशन है क्वार्टरली बेसिस पर, उसके कैलकुलेशन में भी दिस IIP हेल्प्स अस। कोर सेक्टर की भी हम बात कर लेते हैं। सो ये यू विल सी दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूट 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम इंक्लूडिंग इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका वेटेज कितना है, 40.27%। अब इन्हें हम कोर इंडस्ट्री क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीमेंट की डिमांड बढ़ी, सीमेंट की डिमांड बढ़ी मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो सीमेंट के साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी लिंक हो जाती हैं। सीमेंट की डिमांड अगर बढ़ती है तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर क्योंकि सीमेंट की बढ़ रही, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऑफकोर्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी। यहाँ पे आयरन की डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे एल्युमिनियम जितने अदर मेटल्स हैं इनकी यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होगी, स्टील की डिमांड यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। तो देखिए एक आइटम की यहाँ पर एक सेक्टर में यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होने से इससे जो अदर सेक्टर्स लिंक है यहाँ पर भी डिमांड क्या होती है आपकी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज वाई दीज सेक्टर्स आर नोन एज कोर सेक्टर। सो नाउ आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अभी हमने इसको एक बार डिस्कस किया था, लाइक कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, ये आपके टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं। Okay, so they are so called as a considered to be a backbone of all the industries. The core sector have a significant impact on the economy and impact most other industries as well. Okay, तो इसका अगर देखिए इसमें अगर ग्रोथ होती तो इसका मतलब क्या है, इससे जो अदर इंडस्ट्रीज लिंक है वहां पर भी क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है। और अगर इसमें यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट होता है, कुछ अफेक्ट होता है, फॉल डाउन होता है, सो इट मीन्स जो अदर इंडस्ट्रीज है वहां पर भी हमें फॉल डाउन देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द काउंटडाउन टू अ पेंडेमिक ट्रीटी। अब देखिए यहाँ पे पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में बात की जा रही है। 2020 में आप सभी को पता है कोविड-19 यहाँ पर आता है। सो इन मार्च 2021 द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल फॉर अ पेंडेमिक ट्रीटी। यहाँ पर मार्च 2021 की, वी आर टॉकिंग अबाउट 2021। देखिए अभी ये जो पेंडेमिक ट्रीटी है ये बनकर नहीं आई है। व्हाट इज दिस पेंडेमिक ट्रीटी, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस आर्टिकल में अभी आप लोगों को इतना ज्यादा इंडल्ज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी ये पेंडेमिक ट्रीटी आपकी आई नहीं है। बट हम डिस्कस कर लेते हैं इसका जो एक क्रक्स है, एक आइडिया, जनरल आइडिया, हम इसका जो कंटेक्स्ट है वो ले लेते हैं। सो आपका कोविड-19 आता है। अब कोविड-19 आने के बाद आपने ये देखा होगा कि पहली बात, ये जो कोविड वायरस है ना, जो कोविड का वायरस था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, आप सभी को पता है, चाइना में यहाँ पर केसेस आपके क्या हुए थे, हमें देखने को मिले थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। सो जो फ्लाइट्स वगैरह थी, है ना, ये सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू थी, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यहाँ पर जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो उसके बाद जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी या आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उन्हें भी कैंसिल किया गया, बंद किया गया। अब क्या हमारे पास कोई एक ऐसा यहाँ पर नॉर्म था या ट्रीटी थी जिससे कि हम ये कर सके, फॉर एग्जांपल कि इंडिया से मुझे यूएस जाना है, इंडिया से यूएसए जाना है, लेकिन फ्लाइट्स यहाँ पर कैंसिल हो चुकी हैं। तो देखिए हमारी इकोनॉमी पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज़ का आपको। अब क्या हमारे पास क्या इसके अल्टरनेटिव्स थे, नहीं थे। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसा ट्रीटी होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है,
फर्स्ट तो हमने ये फ्लाइट्स की बात कर ली। ओके, क्या हमारा जो हेल्थ सेक्टर था, इंडिया की बात करें या फिर हम किसी कंट्री की बात करते हैं, हमारा जो हेल्थ सेक्टर था क्या इस सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर था कि कुछ ऐसा होने वाला है? तो हमें यहाँ पर जो हम आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर बेड की कितनी यहाँ पर कमी हो रही थी। लोग यहाँ पर मतलब एक बेड में दो दो, और आपका जो पूरा फ्लोर था वो यहाँ पर भरा हुआ रहता था। तो यहाँ पे बेड की कमी हो रही थी, डॉक्टर्स की यहाँ पर कमी हो रही थी, जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी यहाँ पे कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी। थर्ड हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि जो पीपी किट्स हैं, पीपी किट्स का यूज़ किया जा रहा था डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा। इसका जो प्रोडक्शन होता था मेनली कहाँ होता था? चाइना में होता था। तो हम चाइना से क्या करते थे? यहाँ पर इंपोर्ट करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगा तो इस इंपोर्ट पर भी क्या होता है आपका, थोड़ा सा डिले हो जाता है सारी चीज़ें, मतलब इंपोर्ट पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। तो अब देखिए हमारे उसके बाद से ही यहाँ पर फिर हमने क्या किया था? पीपी का प्रोडक्शन किया था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। सो देयर वर सो मैनी एंटीबायोटिक्स एंड देयर वर सो मैनी मेडिसिन एंड ड्रग्स विच वर अवेलेबल इन चाइना। हम चाइना से क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे। तो ये भी यहाँ पर एक कंसर्न क्या होता है, आप चाइना भी डिनाई कर सकते हैं ना कि हमारे कंट्री में ऑलरेडी इतने केसेस हैं, हमें उन्हें ट्रीट करना है, तो हम आपको कैसे इम्पोर्ट करें? वो भी ऐसा कर सकते थे। ओके, सो ये हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स है। तो उन्होंने कहा कि ये हमें एक तरीके की ट्रीटी लेकर आनी चाहिए, एक ड्राफ्ट लेकर आना चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर, लाइक फॉर एग्जांपल अब ठीक है कोविड-19 आ गया। अब इसका तो एक तो हमें पहले क्या था, अब हर एक नेशन एक जैसा नहीं है, आपको ये समझना होगा। हर एक कंट्री एक जैसी नहीं है, हर एक कंट्री के पास यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है। सो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने यहाँ पे वैक्सीन बना ली थी, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पर वो कर रहे थे, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था? टेक्नोलॉजी को शेयर करना चाहिए था जो आपके छोटे छोटे नेशंस हैं उनके साथ, क्योंकि उनके पास ना तो इतना ज़्यादा पैसा है, फंड है, और ना ही उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का हम कह सकते हैं साधन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना था? ये हमारी ड्यूटी थी कि हम उनके साथ इस टेक्नोलॉजी को, जो भी हमारे आइडियाज़ हैं, फॉर्मूलाज हैं, उन्हें शेयर करें। और अगर आप लोगों को पता है यहाँ पर जब वैक्सीन्स बन गई थी, आप सब इफ़ यू नो अबाउट दिस, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने वैक्सीन के इंपोर्ट को यहाँ पर रोक लगा दी थी, बट इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारी 100+ कंट्रीज में यहाँ पर वैक्सीन का क्या किया था? आपका एक्सपोर्ट किया था, है ना। सो अब आई होप आपको इतना ये क्लियर होगा जो मेन हमने क्रक्स की बात करी। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए WHO ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, एक बॉडी बनानी चाहिए, एक इंटर गवर्नमेंटल यहाँ पर बॉडी या फिर एक ट्रीटी यहाँ पर लिख कर आनी चाहिए जो इस तरीके के क्राइसिस से हम क्या कर सके, डील कर सके। इन फ्यूचर कभी ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, सो अब हम इस पैरा को रीड करते हैं, अब आपको ये पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। सो इन March 2021 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉल फॉर पेंडेमिक ट्रीटी वॉज issued by 25 heads of the government and international agencies। तो यहाँ पर 25 गवर्नमेंट्स और कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज दी, उन्होंने ये कहा कि हमें एक पेंडेमिक ट्रीटी लेकर आनी चाहिए, मेकिंग अ पाइवटल मूवमेंट इन ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस। तो आपका ये जो ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्या होगा, पार्ट होगा। सो द 9th मीटिंग ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी एंड फाइनल लेग ऑफ नेगोशिएशन फॉर 30 पेजेस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पेंडेमिक एग्रीमेंट। तो यहाँ पर एक पेंडेमिक एग्रीमेंट क्या किया जा रहा है, आपका तैयार किया जा रहा है। अभी लास्ट वीक 18th मार्च को ये यहाँ पर आपका कमेंस हुआ है। सो दिस इज द मोस्ट मोमेंटस टाइम इन ग्लोबल हेल्थ सिंस 1948 एज वी अप्रोच द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन लेट मे वेयर द फाइनल ड्राफ्ट विल बी प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल। तो अभी देखिए ड्राफ्ट बनकर आया है, अभी ये ड्राफ्ट अप्रूव होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। सो इसमें देखिए वेरियस चीज़ें हैं। Here you will see कि WHO ने यहाँ पे जो पेंडेमिक एग्रीमेंट को तैयार करने का उनका मेन मोटिव ये था। सो देखिए हियर कि WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस द सिस्टमिक फेलियर रिवील्ड बाय कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस के कारण यहाँ पे जो एक सिस्टमिक फेलियर हमें देखने को मिला है। सो विद द गोल ऑफ स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल डिफेंस एंड अवर्टिंग फ्यूचर पेंडेमिक्स। तो यहाँ पर हमारा जो ग्लोबल डिफेंस है उसे स्ट्रेंथन करना है, और फ्यूचर में कभी ऐसा पेंडेमिक आता है तो उसको हम किस तरीके से रोक पाएं, अवॉइड कर पाएं फ्रॉम द स्पायरलिंग इनटू कैटास्ट्रॉफिक ह्यूमन क्राइसिस। और हम ये जो ह्यूमन क्राइसिस
प्रोसेस था इसमें फिर से स्पाइरल ना हो जाए। सो इसलिए आपका इस ट्रीटी का ये मेन एम है। ओके, सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी, आपकी अगर ये यहाँ पर ट्रीटी को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, सो इट विल बी अ फर्स्ट पैंडेमिक ट्रीटी एम्स टू स्ट्रेंथन पैंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। तो इसका मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें स्ट्रेंथन करना है, पैंडेमिक को प्रिवेंट करना है, प्रिपेयर रहना है, और उसके अगेंस्ट में हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए विद इक्विटी एज द गोल एंड आउटकम। और इक्विटी इसमें हमारा क्या होगा, मेन मोटिव होगा। ये नहीं कि जो छोटे नेशन है हम उनको पीछे छोड़ दें। ओके, तो अभी यहाँ पर आप सभी को इतना तो क्लियर ही होगा। अभी ये जब मतलब कि आपकी ट्रीटी जो है, ये जो ड्राफ्ट अभी यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है, अभी जो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो उस अप्रूवल के बाद ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इम्पोर्ट। अब देखिए 30 मार्च को अगर हम बात करते हैं, 30 मार्च की हम बात करते हैं, सॉरी। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिया के कोल इंपोर्ट की, कि हम कोल का इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। क्या इंडिया के पास यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है, या क्या इंडिया के पास यहाँ पे कोल माइंस नहीं है, क्या इंडिया के पास इतना सफिशिएंट कोल नहीं है कि हमें कोल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सो द आंसर विल बी नो। हमारे पास यहाँ पर कोल माइंस भी हैं, हमारे पास कोल रिसोर्सेज भी हैं, सारी चीज़ें हैं, बट जो हमारे यहाँ कोल का प्रोडक्शन होता है इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। मतलब अभी भी वो क्या है, थोड़ा नया है। ये कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, इट इज लाइक दैट कि कोल जितना ज्यादा पुराना होता है वो उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर पता होगा। तो इंडिया में मेनली यहाँ पे बिटुमिनस जो कोल है वो यहाँ पर पाया जाता है, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी की पर्पस में जितना भी यहाँ पर जहाँ पर भी हम कोल का यूज करते हैं उसके लिए यहाँ पर मतलब कि अप टू द मार्क नहीं है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे कोल माइंस नहीं है, कोल का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता इंडिया में। अब हम कोल की बात करते हैं। देखिए कोल का अगर हम सबसे ज्यादा जो यूज देखते हैं वो कहाँ होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, सो इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी यूज कोल। ओके, बट जैसे जैसे आप सभी देख रहे हैं, अब समर अप्रोच कर रहा है, समर सीजन अप्रोच कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर डिमांड इंक्रीज होती है तो हमने ये देखा था जो आपके डोमेस्टिक थर्मल कोल्स है वहां पर इन कोल्स की क्या होने लगती है, शॉर्टेज होने लगती है। आपको इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। ओके, अब देखिए ये कहा जा रहा है, देखिए हमारा एक टारगेट भी है 2070 तक हमें क्या बनना है, यहाँ पर एक फ्री कोल जो फॉसिल फ्यूल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 0 कार्बन का क्या लिया है, हमारा टारगेट ही 2070 तक हमें जो कार्बन का एमिशन है उसे 0 करना है। लेकिन हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोल का यूज हो रहा है। सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी ही एक सेक्टर नहीं है, देयर आर सो मेनी सेक्टर वेयर वी आर यूजिंग कोल ओके एज अ source. So the first shortage of domestic thermal coal, the kind used in electricity generation, is primarily blamed for the electricity shortage. तो यहाँ पर थर्मल डोमेस्टिक जो हमारा थर्मल कोल है उसमें शॉर्टेज हमें दिखाई दे रही है। इसका मेन रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में मतलब एक तरीके से हमें शॉर्टेज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इन अगस्त वॉज अबाउट 840 मिलियन यूनिट ड्यू टू पुअर मानसून के कारण यहाँ पर 814 मिलियन का हमें क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज देखने को मिलता है। अभी रिसेंट में ही मिनिस्ट्री ऑफ पावर एडवाइजरी ने यहाँ पर ये बात कही कि सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक कोल्स विल रिमेन कंस्ट्रेन्ड ड्यू टू वेरियस लॉजिस्टिक इश्यूज एसोसिएटेड विथ रेलवे नेटवर्क। अब इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये कहा एडवाइजरी ने कि देखिए कोल्स का भी, अब फॉर एग्जांपल हम कोल को क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोल नहीं है, हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके फॉर एग्जांपल हमने यूरोप से क्या किया, कोल को इंपोर्ट किया, ठीक है, यूरोप से। तो ये यहाँ पर किसी न किसी कोस्ट पर पहुंचेगा, आपका जो कोस्ट लाइन्स होती है वहां पर पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में पहुंचा, लेकिन हमें कोल कहाँ चाहिए, हमें कोल चाहिए बिहार में। हम ऐसा मान रहे कि हमें कोल चाहिए बिहार, तो मुंबई से हमें बिहार जाना है, महाराष्ट्र और ये मुंबई को पूरा ट्रेवल करते हुए हमें बिहार जाना है। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, रेलवे का यूज करते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है, ये एक तरीके से मतलब अब पता नहीं ये सही है हमें या नहीं पता। सो रिसेंटली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एडवाइजरी ने यहाँ पे कॉर्पोरेट किया है कि जो डोमेस्टिक कोल की सप्लाई है वो कंस्ट्रेन हो रही है क्योंकि जो रेलवे नेटवर्क्स हैं इनके साथ यहाँ पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। पहली चीज उन्होंने ये कही। उसके बाद हम देखिए कोल की बात कर ही रहे हैं
तो दिस लीड टू अ सेकेंड कंक्लूजन दैट द ओनली अल्टरनेटिव सोर्स इज इम्पोर्ट। अब धीरे धीरे कोल की जो डिमांड है, मतलब वो चीज़ यहाँ पर कमी हो रही, तो हम क्या करेंगे, कोल को यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर कोल को हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे हमारा जो इशू ऑफ इम्पोर्ट में क्या आ रहा है, सम थर्मल कोल इम्पोर्ट टू ब्लेंड विद अ डोमेस्टिक कोल मे बी रिक्वायर्ड इवन इफ auctions are used. The question then is about how much of import of which coal plant. So the Ministry of Power issued a recent advisory to power generator to continue monitoring their coal स्टॉक अंटिल जून 2024 एंड इम्पोर्ट कोल एज रिक्वायर्ड। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर एडवाइजरी इशू की है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 2024 जून तक जो हमारा कोल का स्टॉक है इसे यहाँ पर कंटिन्यूसली हमें यहाँ पर मॉनिटर करना है और उतना ही कोल इम्पोर्ट करना है जितना यहाँ पर रिक्वायर्ड है ना, जितना यहाँ पर हमारे लिए मतलब कि अभी रिक्वायरमेंट है। सो अभी यहाँ पर देखिए लिटिल जस्टिफिकेशन, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। सो वे फॉरवर्ड यही है कि जनरेशन एंड लोकेशन, हमें यहाँ पर देखिए अब फॉसिल फ्यूल से मूव करके हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें मूव होना है, क्योंकि हमारा 2070 तक का टारगेट है कि हमें नेट जीरो एमिशन को क्या करना है, अचीव करना है। दिस इज आवर टारगेट। तो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आ जाता है आपका, सोलार पावर प्लांट्स, ओके यहाँ पर विंड पावर प्लांट्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का हम जनरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो ग्रीन हाइड्रोजन, ओके यहाँ पर आपके जो बायोमास है इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं अभी हमें इनका क्या करना होगा, यूज करना होगा। सो दिस इज द आपका वे फॉरवर्ड है। सो क्लियरली डिस्कोर्स अराउंड कोल शॉर्टेज इन द कंट्री नीड कोर्स करेक्शन। तो यहाँ पर अभी जो कोल की शॉर्टेज हो रही है तो इसके लिए हमें कोर्स करेक्शन की क्या है, नीड है। ओके आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स। अब आप सभी को पता है कि आप इंटरनेट यहाँ पर कितना ज़्यादा शट डाउन होता है। सो इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है यहाँ पे 10 ईयर्स तक का, 10 साल का पूरा डेटा बताया जा रहा है कि इंडिया में हम मेजर कर रहे हैं कि इंटरनेट शट डाउन कितने दिनों तक रहा है। सो फॉर 5 स्ट्रेट ईयर्स इंडिया हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ कंट्रीज इम्पोजिंग इंटरनेट बैन अबाउट 60% ऑफ ऑल ब्लैकआउट्स। तो यहाँ पर 2016 से 22 तक का पूरा डेटा है, इसमें यहाँ पे साइटेड है। तो कितने दिनों तक यहाँ पर टोटल 780 शटडाउन यहाँ पे देखने को मिले हैं फ्रॉम जनवरी 1 टू 2014 टू 31 दिसंबर 2023। ओके इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए कब कब यहाँ पर हुआ, जब आपका सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है तब यहाँ पर लॉकडाउन इंटरनेट शटडाउन हुआ था। आर्टिकल 370 यहाँ पर जब इसका एब्रोगेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जब आपके फार्म्स बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे इन 2020, तब इंटरनेट यहाँ पर डिस्ट्रप्शन देखने को मिलता है। सो मोर देन 70% ऑफ total loss to the global economy in 2020. So shut down internet for over 7,000 hours in 2023. 2023 में यहाँ पे 7 आवर्स का क्या हमें देखने को मिलता है, लॉकडाउन देखने को, इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है। अब इसमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉर द पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन को इम्पोज किया जाता है। बट यहाँ पर व्हाट इज दिस पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, ये यहाँ पर क्लियरली डिफाइन नहीं है। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें यहाँ पर अनुराधा भासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये कहा था कि ये जो आप इंटरनेट शटडाउन करते हैं, सो इट इज अ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड शटडाउन लास्टिंग इंडेफिनेटली आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के बाद भी क्या होता है आपका यहाँ पर इंटरनेट हमें इतने दिनों तक शटडाउन देखने को मिलता है। अब ये ब्रिटिश एरा का लॉ है, एक तरीके से आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमें जो यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में एट 433 इन द लास्ट 12 ईयर्स। ओके उसके बाद अभी जो यहाँ पर 2023 में मणिपुर क्लैशेस हुए हैं, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्लैकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अभी यहाँ पर जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था हरियाणा में, वहां पर भी 15 फैब को, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंटरनेट को शट डाउन किया गया था। ओके सो ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करते हैं। सो इंडिया ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम हैज डिक्लाइन फॉर 30th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो इंडिया की हम बात करते हैं, जो इंटरनेट जो फ्रीडम है धीरे धीरे वो इंडिया की क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। एंड इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन राइट आउटलाइन हैज डेटोरेटेड इन 29 कंट्रीज। सो यहाँ पे लेटेस्ट जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट आई उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी डेटोरेट हो रही है, उसमें यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है।
ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट एक्सटेंड आफ्सपा इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश. तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर क्या किया है, थर्सडे की बात है, जो आपकी आर्म फोर्स है, स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये आफ्सपा क्या है, आपका एक एक्ट है. तो अभी यहाँ पर ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में क्या किया था, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था. तो अभी इसका जो टाइम पीरियड है उसको और 6 मंथ्स के लिए इंक्रीज कर दिया है. सो टोटल अभी नागालैंड के हम यहाँ पर देखेंगे हैज बीन एक्सटेंडेड इन द होल 8 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 21 पुलिस स्टेशन में. नागालैंड के 8 डिस्ट्रिक्ट और 21 पुलिस स्टेशन में इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है. और हम बात करें किसकी, so the 3 districts are falling under the jurisdiction of 3 पुलिस स्टेशन एंड नामसाई डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी अभी इसका क्या हुआ है, आपका एक्सटेंशन हुआ है. अब आफ्सपा की बात करते हैं. सो आफ्सपा क्या है, ये ओरिजिनल फॉर्म है. अगर हम बात करते हैं ये कब आपका आता है, सो जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स ने इस क्विट इंडिया मूवमेंट के रिस्पॉन्स में इस एक्ट को उन्होंने यहाँ पे इस एक्ट को लेकर आए थे कि मतलब विदाउट एनी वारंट और किसी भी चीज के आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप क्या करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं कंट्री में, है ना, डिस्टर्ब एरिया में मेनली क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है enacted in the year 1958 grants extraordinary powers and immunity to the armed forces. यहाँ पर जो आर्म फोर्सेस होती है इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है कि जहां पे डिस्टर्ब एरिया है और इनके पास पावर होती है कि आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं. ओके, तो इनके पास यहाँ पर स्पेशल पावर की बात करते हैं. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, वारंट ऑफिसर्स और नॉन कमीशन होते हैं, सो आफ्टर गिविंग सच अ ड्यू वार्निंग ही कंसिडर नेसेसरी 5 अपॉन और अदरवाइज यूज ऑफ फोर्सेस. तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो इनके पास इतनी पावर होती है कि वो यहाँ पर जितनी भी इनके पास फोर्स है इसका वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं टू डील विद द प्रोटेस्टर्स एंड द डिस्टर्ब्ड एरिया में. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज Household across the world waste 1 billion meal a day says UN रिपोर्ट. तो UN की यहाँ पर क्या आई है, एक रिपोर्ट आई है. 30th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट. ओके, सो हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट. अभी यहाँ पर एक यूएन की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड रैप, यहाँ पे वेस्ट रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम की, ये यूके बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने कहा है फूड वेस्ट जो इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को रिलीज किया है. अब अभी यहाँ पे ये मतलब आपका 30th ऑफ मार्च आने वाला है, बट इससे पहले यहाँ पर रिपोर्ट को रिलीज किया है. इस रिपोर्ट में ये कहा कि हाउस होल्ड अक्रॉस, अगर हम ग्लोबल पूरे देखते हैं तो 783 मिलियन पीपल यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, किससे, भूख से, हंगर से. और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 बिलियन टन तक जो आपका जो मील होता है वो ग्लोबली यहाँ पर आपका क्या होता है, वेस्ट किया जाता है. आप सोच सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, 1 बिलियन. ओके, और अगर हम हंगर की बात करते हैं तो यहाँ पर 783 जो मिलियन लोग हैं स्ट्रगल करते हैं हंगर से. स्पेशली यहाँ पर किस रीजन में देखने को मिलता है, जो आपके जहां पर आपको जिन रीजन में आपको गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर ये चीजें ज्यादा होती हैं. जो आपकी लोअर इनकम मिडिल कंट्रीज हैं, हायर इनकम कंट्रीज में, और जो आपकी अपर मिडिल एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में यहाँ पर ज्यादा हमें वेस्टेज दिखाई देता है. क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये कंट्रीज आपके ऐसे रीजन में आती हैं, ट्रॉपिकल रीजन में आती है सबसे पहली बात. और गर्मी में क्या होता है, आपका खाना वेस्ट होता है, वो जल्दी खराब हो जाता है. और यहाँ पर एक मतलब कि एक फिनोमिना है कि उन्हें फ्रेश फूड चाहिए. तो फ्रेश फूड के चलते यहाँ पर क्या होता है, जो आपका पुराना खाना है उसको वेस्ट कर दिया जाता है. ये अर्बन एरिया में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, रूरल एरिया में कम इसलिए होता है क्योंकि जो रूरल एरिया में फूड वेस्ट होता है वो यहाँ पे जो आपके लाइफ स्टॉक्स होते हैं उनको दे दिया जाता है. उसके साथ साथ इसमें एक और प्रॉब्लम है. एक और प्रॉब्लम क्या आती है, जो फूड का लॉस होता है, वेस्ट होता है, उससे 8 to 10% आपका ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन होता है. तो ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि आपका जो फूड यहाँ पे वेस्ट होता है तो ये क्लाइमेट चेंज से भी आपका यहाँ पर लिंक है, और जिसके कारण 8 to 10% आपका ग्लोबल एमिशन भी होता है. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. सो हाउस होल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 billion meal a day says UN report. ये UN की यहाँ पर रिपोर्ट आई. So another trend revealed that data that compared to urban area, rural ones generally wasted less food due to greater diversion of food scraps to pets and livestock and home composting. So the report urged government to raise climate ambitions by integrating food loss and waste in their nationally determined contribution. तो यहाँ पर डिमांड की जा रही है, रिपोर्ट ने अर्ज किया है गवर्नमेंट से कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो हमारे जो फूड वेस्ट हो रहा है, फूड लॉस हो रहा है, सो हमें इंटीग्रेट करना होगा और हमारे जो टारगेट्स हैं
है ना, मतलब कि आपका जो फूड लॉस हो रहा है तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकें, तो इसमें हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका यहाँ पर पूरा रोल रहेगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर है। एक और आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब कि अपडेट है फॉर यूजीसी प्रपोज नेट फॉर पीएचडी एडमिशंस स्टूडेंट स्लिम मूव्स। अब देखिए आपके क्या होते थे पहले, यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी अगर आपको पीएचडी करनी है तो इसके लिए यूनिवर्सिटीज के भी उनके एंट्रेंस एग्जाम होते थे। तो अब यहाँ पर यूजीसी ने क्या किया है कि आपके जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसे यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब आपका जो नेट होता है, तो अगर आपने नेट को यहाँ पर क्लियर कर लिया है तो उस बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ओके और इसके लिए फिर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जब तक आप पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तब तक के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं फॉर द अपॉइंटेड। ओके सो ये आपको यहाँ पर एक अपडेट थी, आपको इसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए जो लोग यहाँ पर नेट और इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।